दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन और साथ में आज संजीव मिड्ढा जी हमारे साथ जुड़े हैं एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा डिस्कस करने के लिए कि क्या मोदी जी अब अनपॉपुलर होते जा रहे हैं और राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अगर आप यूट्यूब देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, वहां पर बार-बार ये चीज़ आ रही है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हो गई है और उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए। सर, इस मुद्दे के ऊपर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि लोग भ्रमित होते जा रहे हैं इसके ऊपर। सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। सर, जय श्री राम करना हम तो कभी भूल नहीं सकते, कांग्रेसी कभी बोल नहीं सकते। ये तो फ़र्क रहेगा ही रहेगा, लेकिन इनका इकोसिस्टम सारा एक ही बात बोलना शुरू कर दिया कि मोदी जी बड़े वीक हो गए हैं, मोदी जी की सत्ता नहीं चल सकती, मोदी जी अनपॉपुलर हो गए हैं और साथ में आंकड़े भी दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी एक उभरता हुआ नेता, यानी कि 15 साल से वैसे तो उभर ही रहा है, पता नहीं ये कब उगेगा, उगा भी नहीं है अभी तक। तो इसे दिखाया जा रहा है कि ये अब मोदी जी को मात देता जा रहा है हर फील्ड के अंदर। सर, ये मुद्दा क्या है और लोगों को कुछ समझाने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ देयर इकोसिस्टम वर्किंग ऑन? सुमित जी, हमारी हमारी एक पहले भी वीडियो बनी थी इसके बारे में, जहाँ पे हमने खुल के बात करी थी कि भी इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस के अंदर या इलेक्शन प्रोसेस से पहले कुछ महीने पहले से ही कितना बड़ा इन्फ्लुएंस विदेशी ताकतों का रहा है, भारतीय कंट्रीज के जो कमाल का रहा है, उनका इकोसिस्टम का रहा है यहाँ के इलेक्शन को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि मोदी गवर्नमेंट फिर से इलेक्शन को जीत ना पाए, अपने को फिर से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ना बन पाए और जो वीक ऑपोजिशन की लोग हैं उनमें से कोई ना कोई लीडर चुन के जो आगे देश का प्राइम मिनिस्टर बने और उनके उन उन लोगों के विदेशी ताकतों के हिसाब से देश चले, जहाँ पे यहाँ पे पूरे रिसोर्सेज और इकोसिस्टम पे उन लोगों का कंट्रोल रहा है। वो एक कठपुतली गवर्नमेंट यहाँ पे चाहते थे और उसके लिए उन्होंने इस यहाँ की इलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारा पैसा डाला, बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन चलाया और शायद बहुत सारे लोग इस चीज से भ्रमित भी हुए और उस वजह से उनका वोटिंग पैटर्न जो है पूरा चेंज हुआ। अब उसके मोदी जी ने इस चीज को अच्छी तरह भनक लिया था, तो जैसे उन्होंने इस चीज को समझा, उनके उनके जो अंदर के लोगों ने उनको गाइड करा उसके बारे में, तो वो उन्होंने बढ़ चढ़ के इलेक्शन कैंपेन पे हिस्सा लिया। कोई देश का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे उन्होंने जाके कैंपेनिंग नहीं करी और उनके जो बाकी स्टार कैंपेनर्स थे उन्होंने भी कैंपेनिंग करी। साथ में जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उन पर जा जाके इंटरव्यूज दिए, उनको अपने बारे में, अपनी अपनी गवर्नमेंट के बारे में जो भी उन्होंने काम करे या भविष्य की जो भी उनकी प्लानिंग है उसके बारे में उन्होंने चर्चा खुल के करी। कहीं ना कहीं पे उस चीज का उनको फायदा हुआ और वो उनकी सत्ता उनके हाथ से निकलती निकलती बढ़ाई गई। हाँ, पहले से कम सीटें आई हैं, बट सीटें इतनी आई हैं कि गवर्नमेंट वो आराम से बना सके। अब एक इस तरीके का माहौल बताया जा रहा है, इस तरीके का परसेप्शन क्रिएट करा जा रहा है कि मोदी जी गवर्नमेंट इलेक्शन हार गए। मोदी जी इलेक्शन कैसे हार गए? एज एनडीए की जो अलायंस पार्टनर्स हैं जिनको एनडीए का नाम दिया गया है, उस तरीके से उस एनडीए ने इलेक्शन लड़ी थी और मिनिमम सीट्स जो चाहिए किसी भी अलायंस को वो 272 है एक पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो इनकी सीट्स उससे ज्यादा आई हैं, तो 292 आई हैं, या हो सकता है बाद में कुछ जुड़ी हैं तो 300 तक शायद पहुंच गई हैं। तो इनको मेजोरिटी तो आई है एज गवर्नमेंट बनाने, इनका पूरा हक है गवर्नमेंट बनाने का, मगर वो इस चीज को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं जी, क्योंकि मोदी की बीजेपी पार्टी की खुद की जो सीटें जो ये 400 प्रोजेक्ट कर रहे थे वो शायद 240 रह गई है, इसलिए मोदी जी हार गए, इसलिए उनको गवर्नमेंट में रहने का कोई हक नहीं है। तो ये जो परसेप्शन क्रिएट करा जा रहा है ये टोटली गलत परसेप्शन क्रिएट करा जा रहा है। मोदी जी इलेक्शन हारे नहीं है, इलेक्शन हारा तो आज भी वो ऑपोजिशन वाले ही है, क्योंकि वो 272 का जो जादुई आंकड़ा था उसको ना टच कर पाए ना पार कर पाए। तो जो भी तो अगर 272 पार कर लेता, अगर सपोज कीजिए अगर इंडिया अलायंस में से कांग्रेस पार्टी 50 सीट पर रुक जाती और बाकी जितनी पार्टीज हैं वो मिला के 272 का आंकड़ा पार कर लेती, तो हम क्या कहते हैं, कांग्रेस इलेक्शन हार गई है। क्या कांग्रेस उस टाइम पे गवर्नमेंट में शामिल नहीं होती? वो बिल्कुल होती, वो 50 सीटों के साथ भी शामिल होती और शायद अपने कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर भी बनवाती वो। तो ये तो बेकार की बात है कि इस तरह का जो गलत परसेप्शन जो क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है कि मोदी जी की गवर्नमेंट जो इलेक्शन हार गई इनको, इसलिए गवर्नमेंट में रहने को कोई हक नहीं है, राहुल गांधी को रहने का हक है और वो एक बहुत बढ़िया लीडर बन के उभर रहे हैं, तो बेकार की बात है। सुमित जी, एक और विषय पे आपका मैं ध्यान लेके आना चाहता हूं कि ऐसा भी प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि राहुल गांधी आज की डेट में बढ़ चढ़ के देश के अंदर घूम रहे हैं, कभी मणिपुर जा रहे हैं, कभी हाथरस के जो इफेक्टेड। जी
मैं पहले आपके साथ मैं इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ, आई डोंट एग्री विथ यू, उसका रीज़न है, अगर आप आंकड़े देखते हैं, तो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, कहीं पे भी, जितने व्यूज़ मोदी जी को मिलते हैं, उससे दुगने व्यूज़ आज की डेट में राहुल गांधी को मिल रहे हैं। मोदी जी हर एक 2 मिनट के बाद ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी 2 दिनों में 1 ट्वीट करता है, लेकिन उसके नंबर ऑफ व्यूज़ मोदी जी के सारे जो व्यूज़ हैं, उसको टोटल कर लीजिए, उससे ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं आज की डेट में। आप कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी आज पॉपुलर नहीं है और मोदी जी की जो धाक है, वो कम होती जा रही है? सुमित जी, हमें पता है कि जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको किस तरीके से मैनेज करा जाता है, उसमें एक आर्टिफिशियली किस तरीके से किसी की भी व्यूअरशिप को बढ़ाने का उन उन वो जो चैनल्स जो लोग मैनेज करते हैं, वो किस तरीके से उस चीज को मैनेज करते हैं और एआई के थ्रू भी करते हैं। और सेम चीज वो इलेक्शन से पहले भी होती आ रही थी, जब जितने भी बाहर के लोग थे जो देश देश के अंदर जो इंटरफेयर कर रहे थे, तो जितने भी यूट्यूबर्स थे उस वक्त जो मोदी गवर्नमेंट के अंगेज बोल रहे थे, उनको लाखों के हिसाब से उनकी व्यूअरशिप आती थी। और आप हम जैसे जो लोग मोदी गवर्नमेंट के फेवर में बोल रहे होते थे, उनकी अच्छी पॉलिसीज के बारे में बता रहे होते थे लोगों को, और हमारी हमारी व्यूअरशिप बढ़ती ही नहीं थी, कुछ चंद हजार तक में जाके ये रुक जाती थी। जबकि हमारी व्यूअरशिप पहले जब हम रिकॉर्ड करते थे तो कई कई हजारों तक जाती थी, हमारी बढ़ती रहती थी। बट वो उस चीज पे कहीं ना कहीं उसको उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉगरिथम के थ्रू उसको उस पर रोक लगा दी जाती थी। और यही जो कमाल के थ्रू जो यूट्यूब चैनल्स कंट्रोल्ड है, और वहां पे वो जिस जिस पार्टी को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहती है इस देश में, अगर उनका कोई भी लीडर आकर बोलता है तो उसके लाखों के हिसाब से वो उनकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है। तो ये तो एक आर्टिफिशियली तरीके से बढ़ाई गई है। ये एक्चुअल में ये नहीं दर्शाता कि लोग एक्चुअल में उनको राहुल जी को चाह रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे ऐसी हकीकत ठीक नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। और अगर मैं अपने आसपास भी देखूं, लोगों से मैं बात करता हूँ, कई लोगों से बात करता हूँ, मैं काफी ट्रैवल भी करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि अभी भी जिन 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 जगह से कांग्रेस की सीटें जीत के भी आई हैं, वहां के भी लोग जो हैं इसको इस इनके बारे में कुछ बहुत अच्छा बोलने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे ये कई आर्टिफिशियली तरीके से ही ये व्यूअरशिप है जो बढ़ाई गई है। देखिए सर, बात सुनिए, अगर आप देखें आज की डेट में, जब से इलेक्शंस का रिजल्ट आया है, मोदी जी कहीं भी आपको काम करते हुए दिखाई देते नहीं हैं। पहले इटली चले गए, उसके बाद रशिया चले गए, हाथरस में कुछ हुआ, कोई जवाब नहीं। बंगाल में जो कुछ हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, कोई जवाब नहीं, चुप्पी है। जबकि राहुल गांधी हाथरस भी गए, मणिपुर भी गए, गुजरात भी गए, यूपी भी गए। उन्होंने कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे उठाया नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि मोदी जी तो क्रिकेटर्स के साथ वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पकड़ रहे थे और राहुल गांधी हाथरस के लोगों के पास बैठकर रो भी रहे थे? तो आपको लगता नहीं है कि अब जो एक्चुअल में मोदी जी पहले काम करते थे, वो राहुल गांधी ने करना शुरू कर दिया, एज़ इफ ही इज़ द प्रधानमंत्री और मोदी जी अपोजिशन के लीडर हो? सुमित जी, देखिए, मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर 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 हिसाब देखा जाए, पिछले दिनों में यूपी के अंदर खूब कई कई जगह पे बहुत ज्यादा बारिश भी हुई है और बिजली भी कड़की है, लोगों पे बिजली भी गिरी है। उसमें बिहार और यूपी में मिला के 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ठीक है। अच्छा, कई कई जगह पे ट्रेन हादसे भी हुए हैं, कई जगह पे जैसे हादसा जैसा हादसा भी हुआ है, कई कई जगह पहाड़ी इलाकों में बसें भी नीचे खाई में गिरी हैं, महाराष्ट्र में भी गिरी हैं। तो मोदी जी हर जगह पे पहुंच नहीं सकते ना। देखिए, जो काम स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करना है, जिस स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी हैंडल करना है, वो काम तो वही हैंडल करेंगे। वो तो संतावना दे सकते हैं अपने जो सिस्टम्स का है उसको, वो सवाल जवाब कर सकते हैं कि इसके बारे में उन्होंने क्या करा। जरूरी नहीं कि उस जगह पे जाके ही उनको उनको उसके बारे में हल निकलेगा, ये तो बेकार की बातें हैं। हाँ, ऑपोजिशन अब जैसे राहुल गांधी जी ने ऑपोजिशन का लीडर बनने का एक्सेप्ट करा है, तो ये तो उनका काम है ना कि ऑपोजिशन के लीडर तो घर पे बैठेगा नहीं। अगर जब एक्सेप्ट करा तो जगह जगह घूम के लोगों के बीच में जाएगा, उनकी समस्या पूछेगा, उनकी समस्या को पार्लियामेंट में लेके आएगा, उसमें डिस्कशन कराएगा, तभी तो वो ऑपोजिशन का लीडर करवाएगा। अदरवाइज ऑपोजिशन लीडर बनने का फायदा क्या? अगर लोगों की समस्या कोई नहीं सुनेगा या लोगों के बीच में जाएगा ही नहीं वो, तो राहुल गांधी का को इधर तो घूमना, तो ये तो उनका करना ही है। ये चीज उनको बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, अगर वो अपने आप को शुरू से एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह पेश की बनाए बनाए रखना चाहते थे। बट उन्होंने बहुत देरी कर दी इस काम में करने के लिए। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है, अब भी एक अच्छे ऑपोजिशन लीडर बन के भी दिखा सकते हैं वो। और अगर वो अब जो चीज देखने वाली है सुमित जी, कि जो परसेप्शन क्रिएट करी जा रही है कि हाँ जी राहुल गांधी ही लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, मोदी जी नहीं समझते, ये गलत परसेप्शन है, ऐसा नहीं है। देखिए,
अब क्योंकि राहुल गांधी को मजबूरी में एज ए लीडर ऑपोजिशन घूमना पड़ रहा है, लोगों के मुद्दे को, उन मुद्दों को जाके समझना पड़ रहा है, तो उनको इस तरह से परसेप्शन क्रिएट करा जा रहा है, परसेप्शन कि यही जो है, यही इंसान है जो सही प्रधानमंत्री बनने लायक है। मगर देखते हैं कि लंबी रेस के घोड़े है भी नहीं है, कितने दिन कितनी जल्दी थक जाएंगे, कि मोदी जी तो जी 16-16 घंटे भी काम करके नहीं थकते और 365 दिन काम करने वाले इंसान है। क्या ये ऐसा कर पाएंगे? ये तो इनको जैसे कोई, ये तो हिट एंड रन केस वाली हरकत करते हैं। अब जैसे मणिपुर गए, मणिपुर की मुद्दे, वहां पे मुद्दा उठाने के, वहां पे कुछ सवाल जवाब आए, वहां से एकदम से भाग के निकल आए। अब इनसे शंकराचार्य जी ने इनके बारे में बोला जी पार्लियामेंट में, हिंदू के किस नहीं बोले, पर शंकराचार्य जी ने इसकी आड़ में एक बात उनसे और बोल दी कि आप क्योंकि आपने आप हाँ हिंदुओं के बारे, हक के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आप गौ माता की हत्या के बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में क्या, उसकी रोक टोक में क्या करेंगे। इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया, उसको भी, उस मुद्दे को भी छोड़ के निकल लिया। ये तो हिट एंड रन केस करने से काम नहीं चलता ऑपोजिशन लीडर का। ऑपोजिशन लीडर को सवाल जवाब भी करा जाता है, उसका जवाब भी इनके पास होना चाहिए। तो ये सिर्फ किसी जगह पे अपनी शक्ल दिखा दे, उन लोगों से गले मिल ले, उनके बैठ के खाना खा ले, इससे ये देश के बड़े लीडर नहीं बन के उभर सकते। ये लोगों की समस्या को पार्लियामेंट तक जब तक नहीं लेके जाएंगे, उसके बारे में मुद्दा डिस्कशन नहीं करवाएंगे, उसका हल नहीं निकलवाएंगे, तब तक ये सही ऑपोजिशन के लीडर बन के नहीं उभर सकते। देखिए सर, बात सुनिए, अब आप कह रहे हैं कि ये मुद्दे ना लेके जाएं, तो ये जो मुद्दे लेके गए वो अग्निवीर का लेके गए, गवर्नमेंट उसमें चेंजेस कर रही है। अभी हाथरस के लिए बोलेंगे जितने भी बाबे हैं हिंदुओं के, इनकी सबके रोक लगा दी जाए, तो क्या मोदी जी वो काम करने वाले हैं? ये तो हिंदुओं का हर एक चीज को रोकने की बात बोलते हैं। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी राहुल गांधी की, जो अच्छी बात करता है उसके बारे में बात भी करनी चाहिए। गुजरात में जाके उसने एक बात तो एक्सेप्ट कर लिया कि कांग्रेस अगर हारती है तो उसका रीजन क्या होता है। तो आपको नहीं लगता कि अगर मोदी जी की सीट्स कम आई हैं, 350 के प्रोजेक्शन थी, 250 से भी कम रह गई हैं, 100 सवा 100 सीटें कम आई हैं, बीजेपी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन राहुल ने वहां पर ओपनली एक्सेप्ट किया कि हमारी जो हार होती है उसका रीजन क्या है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी लोगों के बीच में जाकर एक परसेप्शन दिखा रहे हैं कि हम इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं और अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार हैं, हमें एक मौका दीजिए, हम वो गलतियों को सुधारेंगे। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने जो कुछ बोला है वहां पर एक जोकिंग वे में, लेकिन उसे समझा दिया कि गलतियां कहां हुई हैं? क्या बीजेपी अभी भी एरोगेंस में है या उन्हें भी अकल आ गई है? नहीं, बीजेपी से गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं है, काफी गलतियां हुई हैं। और उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उनके जो उन्होंने जो इस नारे पे विश्वास करा, उसके अलावा ग्राउंड लेवल पे उस पर काम करने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने मोदी जी के ही स्टार कैंपेनर की ताकत को शायद बढ़ चढ़ के माना, और शायद वो वही पे गड़बड़ी हो गई कि उन्होंने माना कि शायद मोदी जी की इमेज की वजह से ही लोग हमें वोट दे देंगे, हमें जमीन पे उतर के काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती उनसे हुई है, चाहे वो यूपी के अंदर हुई है या महाराष्ट्र के अंदर हुई है, जिसकी वजह से उनको उनकी बहुत सारी सीटें उनके हाथ से निकल गई हैं। हाँ, अब राज्यसभा के जो मुद्दे होते हैं और लोकसभा के जो मुद्दे होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। कि राज्य की इलेक्शन, चीफ मिनिस्टरशिप की जो इलेक्शन होती है वो अलग मुद्दों पे होती है, वो लोकल मुद्दों को लेकर चलती है। क्या क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने इधर गुजरात के अंदर अच्छा काम करके नहीं दिखाया? इन्होंने तो बहुत अच्छा काम करके दिखाया और कई सालों से लगातार करते चले आ रहे हैं। तो वहां पे अपनी जगह फिर से बनाना इनके लिए, कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहेगा। हाँ, कुछ सीटें ये थोड़ी बहुत जरूर जीत सकते हैं, बट ये कह दें कि वो रूलिंग गवर्नमेंट में आ जाएंगे, मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूँ। चाहे कितना भी पैसा इनके साथ मिलकर बाहर की ताकतें भी वहां स्पेंड कर दे, वहां पे मैंने जमीन पे जाकर देखा है कि काम होते हुए देखा है और लोगों को बेनिफिट उसका पाते हुए देखा है। अच्छा, सेम चीज मैं यूपी में भी मानता हूँ कि यूपी के अंदर भी जो जमीनी हकीकत है वो राज्यसभा के हिसाब से बहुत अलग है। वहां पे योगी जी को लोग बढ़ चढ़ के पसंद करते हैं, उनके काम करने के तरीके को पसंद करते हैं, जिससे स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहता है, उसकी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी प्रिपेयर हो रहे हैं, लोगों की बहुत सारी समस्या भी दूर हो रही है। मगर हाँ, एक समुदाय ऐसा है माइनॉरिटी का, शायद उनको कितना भी बेनिफिट दे दो, शायद वो कुछ भी कर लो, शायद वो उनके साथ कभी भी नहीं जुड़ेगी। वो चीज ये दोनों राज्य के लोग जो है बीजेपी को अच्छी तरह जानते हैं, और शायद अब की बारी उनको अपने साथ जोड़ने की इनको कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। जो मेजोरिटी पॉपुलेशन दोनों स्टेट्स की है उसी को बेनिफिट पहुंचाते हुए उनको अपने साथ जोड़ते हुए वही काम करना चाहिए, जिससे वो उनको वापस फिर से प्रदेश के अंदर फिर से रूलिंग गवर्नमेंट के अंदर बना के रखे। अच्छा,
रही बात इस बात की कि नहीं जी वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ठीक है, पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी सुमीत जी, क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के उभरे हैं, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की को तो पॉपुलर होना ही पड़ेगा ना। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, तो वो क्या किसी प्राइम मिनिस्टर से कम लगते थे उस टाइम पे क्या? वो भी तो एक प्राइम हम्म मिनिस्टर की तरह ही बिहेव करते थे ना। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोग उसको एक प्राइम मिनिस्टर को की उस तरीके से उस छवि से देखते हैं, उस नजर से देखते हैं कि अगर हो सकता है कल को ये प्राइम मिनिस्टर बने बने तो कैसा लगेगा, तो उनको अपने आप को बिहेव भी उस तरीके से करना पड़ता है, उनको अपनी छवि भी उस तरीके से बनानी पड़ती है। और ये सोशल मीडिया का पूरा फायदा उठाते हुए सोशल मीडिया भी पूरा इनके इनके साथ में इनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया, क्योंकि वो वेस्टेड इंटरेस्ट है सोशल मीडिया का। इनको इनको नेक्स्ट लीडर की तरह प्रोजेक्ट करने के लिए, कल को अगर सपोज कीजिए लीडर बन के आ भी जाएंगे, तो उनको उनको फायदा उस चीज का मिलेगा। उनको पहले की तरह जैसे खुले तरीके से काम कर पाते थे, खुले तरीके से सब चीजें बोल पाते थे, इंग्लिश बोल पाते थे, वो सब चीजें पहले उनकी दुकान पहले की तरह उनकी दुकानदारी वापस चल पाएगी। शायद मोदी गवर्नमेंट के एंगेज उन पे वो बहुत सारी चीजों पर अंकुश लगा हुआ लगाम लगा हुआ है। वो कई चीजें खुल के नहीं बोल पाते, क्योंकि वो गलत चीजों का साथ नहीं देना चाहती मोदी गवर्नमेंट। तो अब उस तरीके से अगर परसेप्शन क्रिएट करेंगे, तो उसमें उसमें तो ये परसेप्शन आप ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज कुछ टाइम के लिए राहुल गांधी जी का परसेप्शन ठीक हो जाएगा, कल को मोदी जी कुछ ऐसे काम कर देंगे उसकी वजह से उनका परसेप्शन बढ़ जाएगा। ये तो कम ज्यादा चलता हम्म रहता है, बट इसको बहुत ज्यादा इसको तवज्जो नहीं देना चाहिए। देखिए सर, एक चीज आप मुझे बताइए, जो एक परसेप्शन है कि राहुल गांधी कभी वो जो लोकोमोटिव वाले थे या कि ट्रेन के ड्राइवर थे वहां पहुंच गए, उसके बाद मजदूरों के पास पहुंच गए, वहां पर सीमेंट लगाना शुरू कर दिया, कभी मैकेनिक बन जाते हैं, यानी कि जो कभी फार्मर बन जाते हैं, कभी केक बनाने लग जाते हैं। भाई एक पोल के ऊपर डांस नहीं किया जैसे माँ करती थी, बाकी सारे काम तो इन्होंने कर दिए और स्टेशन के ऊपर चाय भी इन्होंने पिलाई नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक परसेप्शन है कि ये तो बिल्कुल कॉमन आदमी के साथ बैठते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी वो आम लोगों के बीच में बैठे, आप गालियाँ निकालिए, बातें कीजिए, वो सब कुछ अलाउड था। जबकि मोदी जी को दिखाया जाता है कि दिन में 4-4 बार वो अपने कपड़े चेंज करते हैं, सूट-बूट की सरकार बोली जाती है और राहुल गांधी के पास एक ही शर्ट है, हर रोज़ वही शर्ट वो डाल के आ जाते हैं, बिना धोए हुए। तो आपको नहीं लगता ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये सूट-बूट की सरकार है मोदी जी की? जो सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है और कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, ये गरीबों के लिए काम करती है। ये परसेप्शन को लोगों के दिमाग में बिठाया जा रहा है और लोग भ्रमित भी हो रहे हैं। सुमित जी, मैं एक बदलाव रूलिंग गवर्नमेंट में चाहता हूँ। देखिए आज की अब पिछले 10-11 साल से लगातार क्या हो रहा है कि हर प्लेटफॉर्म पर मोदी जी के अलावा उनकी पार्टी का कोई भी इंसान आके नहीं बोलता है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट के लोगों से लोगों बेनिफिट पहुंचाने का कोई काम हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो। अब थोड़ा सा जो चेंज मैं चाहता हूँ कि मोदी की गवर्नमेंट में होना चाहिए, कि वो ये है कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट हो रही है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो मिनिस्टर हैं, उनको थोड़ा सा लाइमलाइट में भी लाना चाहिए। जैसे नितिन गडकरी जी हैं, उनको लाइमलाइट में जाना चाहिए, उनको लोगों के बीच में जाने दीजिए, उनको वो चीज के बारे में बोलने दीजिए, करने दीजिए। ठीक है, आप इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के थ्रू करवा दो, मगर उसका श्रेय उस इंसान को जाना चाहिए जिसने उस प्रोजेक्ट को हैंडल करा, जिसने उस मिनिस्ट्री को हैंडल करा। वो श्रेय वो खुद को या खुद की गवर्नमेंट को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब क्या है कि कहीं पे भी किसी भी रैली में गए हैं मोदी जी, या किसी भी बिजनेस फोरम के ऊपर गए, किसी भी उन्होंने जितने भी विदेश दौरे करे हैं, वहां पे जाके इंडियन डायस्पोरा से बात करी है। उन्होंने अपनी स्पीच में, चाहे 1 घंटे की स्पीच हो या 2 घंटे की स्पीच हुई हो, पिछले 10 साल में वही बातों का बारी करके वो दोहराया कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने बैकवर्ड खुलवा दिया, मैंने यूपीआई की रीच को बढ़ा दिया, मैंने इंटरनेट का सस्ता करवा दिया, मैंने इतने नल लगवा दिए, मैंने इतने गैस कनेक्शन लगवा दिए, मैंने इतनी सड़कें बनवा दी, मैंने इतना रेलवे कर दिया। तो वही टेप बारी जब चलती है ना, तो इंसान एक बारी के लिए बोर हो जाता है, उसमें कोई नयापन नहीं आता। नयापन 2 तरीके से लाया जाता है, या तो कोई नए मुद्दे को सामने लेकर पेश करो, या किसी नए इंसान को, नई शक्ल को सामने लेके आओ, जो उसी मुद्दे को अपने तरीके से पेश कर सके, अपने नए फ्लेवर के साथ पेश कर सके। ठीक है ना? तो मोदी जी को आप आने वाले दिनों में इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। इनको अपने आप को उतना ज्यादा एक्सपोज ना करें मीडिया के थ्रू या उसके थ्रू, कि जैसे कहीं पे भी जाते हैं लोग मोदी 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 बोलते हैं, तो 10 साल से लोग सुनते उनके कान पक जाते हैं कहीं पे। तो वो कान पकने, इनको आप इंश्योर करना चाहिए कि भैया लोगों के कान पकने बंद हो जाए, वो सेम मुद्दों को बारी बारी रिपीट ना करें। कुछ नयापन है तो बोले, नहीं अदरवाइज ना बोले।
एक मौन रखना भी एक टैक्टिक्स होती है, एक अलग मैसेज देता है। तो जरूरी नहीं कि हर चीज में, अब जैसे पिछले 10 साल से वो मन की बात का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें उसमें बहुत सारे लोगों को इससे प्रोत्साहन दिया, उससे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को नए आइडियाज मिले, सब कुछ मिले हैं। बट और लोगों को भी मौका दीजिए ना सामने आने का। आप अकेले ही सब कुछ थोड़ी कर सकते हैं। वन मैन आर्मी का काम जो है वो करना बंद कर दीजिए। आप दूसरे लोगों को भी सामने प्रोजेक्ट करना शुरू कर दीजिए, जो कि जो जो प्रशंसा पाने के या मेरिट पाने का हकदार है। तो उन लोगों को सामने आने दीजिए, उन लोगों को अपनी रोल दे दीजिए। 10 साल में अगर वो लोग इस लेवल पे नहीं उठ पाए हैं कि वो अब सामने पब्लिक के सामने जाके अपने को सही तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो वो किस काम के रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। लेकिन सर राहुल गांधी ने काम और भी किया है। आपने परसेप्शन की बात करी है, तो उन्होंने बोला कि मोदी, शाह और योगी, ये जो तिकड़ी है, इनकी हेंकड़ी में निकालूंगा, गुजरात भी जीतूंगा और यूपी भी जीतेंगे और मोदी को धक्के मार के बाहर निकालेंगे। सर इतना कॉन्फिडेंस के साथ राहुल बोलना शुरू कर दिया है, आपने कभी भी इतने कॉन्फिडेंस से उनको बोलते हो पहले नहीं देखा। ऐसी कौन सी गुड़ती उनके हाथ में आ गई है कि उन्हें लगता है कि बीजेपी का जो गढ़ है यूपी और गुजरात, वहीं पर वो हरा देंगे? ये कुछ ना कुछ तो है उसके हाथ में, कार्ड है जिसके लिए अभी वो विदेश की यात्रा भी करने गए हुए हैं। सुमित जी देखिए, इसके अंदर ना अगर आप डॉट्स को जोड़ना शुरू करेंगे, डॉट्स आपके विदेश में भी जुड़ेंगे और हिंदुस्तान के अंदर भी जुड़ेंगे। अभी हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति हैं जिनके परिवार के अंदर भी शादी होने वाली है, और पिछले दिनों में वो जाके इनसे मिलके भी आए हैं। तो जब भी इस टाइप का बड़ा उद्योगपति इनसे मिलके आता है, तो उस उद्योगपति का खुद ना कोई अपना खुद का भी मकसद होता है, जो कि पूरा करवाना चाहते हैं इनके जरिए। अब जब हम महाराष्ट्र में हम कहते हैं कि आने वाले दिनों में हमें लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रिपीट कर पाएगी, वो इंडिया अलायंस की जो गवर्नमेंट है वो शायद रिपीट कर पाए, महाआघाड़ी की जो गवर्नमेंट है वो बन जाए, तो क्या उसके पीछे उस उद्योगपति का बढ़ चढ़ के हाथ नहीं होगा? उसका भी बहुत बढ़ चढ़ के हाथ होगा, क्योंकि उसके भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो एक व्यापारी है। अगर उसको लगता है कि कई गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन स्टेट के अंदर उसके आड़े आ रहे हैं, तो वो उस गवर्नमेंट को क्यों चाहेगा कि वहां पे पनपे? वो नहीं चाहेगा। वो दूसरी गवर्नमेंट को लाएगा जो कि उसको वो रूल्स और रेगुलेशन डाइल्यूट करके, ताकि उसको वो वहां पे उसका आर्थिक आर्थिक लाभ ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो मतलब वो बेसिकली प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं पे एक उद्योगपति और भी है जिसको ये गवर्नमेंट अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करती है। उन्होंने बाहर जाके विदेशों में इनके लिए बहुत सारे एसेट्स को खरीदा भी है, उनको अपने अंडर भी करा है, उनको कंट्रोल भी पाया है। तो उनकी ये बेसिकली मोदी की विदेश नीति का शायद वो हिस्सा भी रहे हैं, इस वजह से उनको सपोर्ट भी मिल पा रहा है। तो कहीं ना और उसकी वजह से शायद वो दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में उनका नाम आ गया है। और वो जैसे उनका नाम बड़े उद्योगपतियों में आए हैं, और ये दूसरे उद्योगपति जो है जो भी कांग्रेस पार्टी से मिलके, पार्टी की लीडरशिप से मिलके आए हैं, वो उनसे शायद एक आधा स्टेप नीचे रह गए हैं। जो होता है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन जो भी बनती है वर्ल्ड ओवर, उसमें शायद उस उद्योगपति से एक आध पोजीशन नीचे आ गए हैं। तो शायद ये कहीं ना कहीं भी ईगो का खेल भी है। तो ये दो क्लैश ऑफ टू टाइटन्स हो गया है। एक टाइटन शायद अब मोदी गवर्नमेंट को नहीं सपोर्ट करने जा रहा है, और दूसरा टाइटन जो है बढ़ बढ़ के सपोर्ट करने जा रहा है। दोनों का पैसा जो है दोनों तरफ बटेगा, तो उसका ये खेल वो भी है। तो और साथ में ये भी देखिए ना, शादी में जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें जरूरी नहीं है कि सारे लोग हिंदुस्तान को पसंद करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट बहुत सारा उल्टा सीधा काम कर सकते हैं, मगर उसको फिर भी उनको इस यहाँ पे इन्वाइट करा गया, और यहाँ पे नजर भी आएंगे आने वाले दिनों में शादी में शरीक होते हुए। तो देखिए, जहाँ पे बिजनेस की दुनिया में वो जो कमाल है, वो पूरा इकोसिस्टम आपको एक जगह इकट्ठा होता नजर आएगा, जिन्होंने इंडिया की इलेक्शन के अंदर पूरा इंटरफेयर करा है। तो क्या ये रूलिंग गवर्नमेंट इस चीज को वॉच नहीं कर पा रही? क्या उसमें कुछ रोक पाएगी? क्या उसमें कोई एक्शन ले पाएगी? नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको इतने बड़े उद्योगपति पे हाथ डालने से पहले 1000 बारी 10,000 बारी सोचना पड़ेगा। तो या तो उस उद्योगपति को अपने साथ में मिला ले, नहीं तो फिर उसकी जो भी वो खेल खेलेगा, ये उस खेल को वॉच करे, उसके बाद अपना रिएक्शन जो करना वो करे। तो ये पूरा खेल तो वो चल रहा है सुमित जी। बिल्कुल सही कह रहे हो। दैट मीन्स पॉपुलैरिटी राहुल की बेशक मैनेज की गई है, बेशक वो मेहनत कर रहा है, आज की डेट में धक्के खा रहा है, सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, और सारी टीआरपी यानी कि हर आधे घंटे में राहुल ने अभी क्या खाया, क्या पहना, कहाँ गया, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है। मोदी जी की चर्चा ही होनी बंद हो गई है 4 जून के बाद। अभी मोदी जी को अपनी पॉपुलैरिटी को वापस लेना है, कोई बड़े-बड़े काम, फैसले लेने पड़ेंगे, उसके बिना वो अपनी धाक दोबारा से वापस नहीं लेकर आ सकते जैसे पहले थी। 4 जून के बाद सारा कुछ चेंज हो गया, पॉलिटिकल सिनेरियो भी, पॉपुलैरिटी भी,
टीवी वालों के रुख हमने चेंज होते देखे, यूट्यूबर्स के भी चेंज होते देखे। अभी उन्होंने राहुल की बड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी हैं, मोदी जी को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, ये तो गए हो। ये भी बोलना शुरू कर दिया कि मोदी जी की सरकार 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकती है। यानी कि लोगों की प्रेडिक्शंस आनी शुरू हो गई हैं। ये वो लोग हैं जो बोलते थे कि मोदी को हराना इम्पॉसिबल है, आज बोलते हैं कि 6 महीने के बाद मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। ये सूट-बूट की सरकार है। राहुल जो है वो आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि केजरीवाल के साथ जुड़ा हुआ है। वो आम आदमी के साथ कितना जुड़ा हुआ है, गरीबों के साथ कितना जुड़ा हुआ है, ये तो हमें 75 सालों की हिस्ट्री कांग्रेस की मालूम ही है। अभी आगे-आगे देखते हैं, मोदी जी का वायदा था, पहले 100 दिनों में बड़े-बड़े काम करूँगा। 30 दिन हो चुके हैं, 60 दिन का वक़्त और बाकी है। उसमें मोदी जी कौन-सा बड़ा काम करेंगे, उसी के ऊपर हमारी भी नज़र है, ताकि सनातन की, भारत की और मोदी जी की दोबारा से धाक वहीं पर वापस आए, जहाँ पर होनी चाहिए। सर, आपका क्लोजिंग कमेंट। सुमित जी, ये क्लोजिंग कमेंट जो मैं दे रहा हूँ अभी, ये शायद मैं क्लोजिंग कमेंट आपके एक पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर दे चुका हूँ, उसी चीज को आज भी रिपीट करूंगा। मोदी जी जिस दिन खुद हटना चाहेंगे तभी हटेंगे, उनको हटाने वाला कोई नहीं पैदा हुआ। बिल्कुल सही बात है। परफेक्ट क्लोजिंग कमेंट। थैंक यू सर। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.